हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद शिवम। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के बारे में देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में हुआ था। ये डेट है इसकी। अब बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी से पहले बंगाल की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। तो सबसे पहले 1651 में बंगाल का जो सूबेदार था वो शाह शुजा को बनाया गया था, और उसके बाद 1651 में बंगाल में ब्रिटिशर्स ने अपनी एक फैक्ट्री खोली थी जो हुगली के किनारे खोली थी, अपनी फैक्ट्री। और इसके बाद 1698 में जो बंगाल का सूबेदार बना था उस समय, उसका नाम था अजीम उस शान। उन्होंने ब्रिटिशर्स को कालीकट, गोविंदपुर और सुल्तानी की जॉब चारनॉक को जमींदारी दे दी थी। उसके बाद जॉब चारनॉक ने इन तीनों गांवों को मिलाकर कोलकाता राज्य की नींव रखी थी। इसके बाद 1707 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को अपना दीवान बनाया था। इसके बाद मुर्शिद कुली खान बंगाल का अपने आप को सूबेदार घोषित कर दिया था। औरंगजेब की डेथ के बाद बंगाल के जो सूबेदार थे वो अपने आप को फिर नवाब कहने लगे थे। उसके बाद 1717 में जो फर्रुखशियर था, मुगल रूलर था फर्रुखशियर, उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए एक रॉयल फरमान जारी कर दिया था जिसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते थे, और इसीलिए इस रॉयल फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर्स भी कहा जाता है। और उसके बाद 1719 में फिर फर्रुखशियर ने मुर्शिद कुली खान को बिहार उड़ीसा का सूबेदार भी घोषित कर दिया था। इसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बनते हैं। फिर उसके बाद सरफराज बंगाल के नवाब बनते हैं। फिर सरफराज के राज के बाद अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब बनते हैं। अब अलीवर्दी खान के समय में ब्रिटिशर्स ने बंगाल का किलाबंदी यानी फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया था, लेकिन अलीवर्दी खान ने ये होने नहीं दिया, क्योंकि अलीवर्दी खान ब्रिटिशर्स को बंगाल में अपनी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करने देना चाहता था, और इसी वजह से अलीवर्दी खान बड़ा ताकतवर भी था, इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे उनकी ऑर्डर को मान गए। अब कुछ प्री बैटल इवेंट्स हैं, जो बैटल ऑफ प्लासी है उससे पहले के कुछ इवेंट्स थे, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अलीवर्दी खान जो था, इनका कोई भी लड़का नहीं था, यानी सक्सेसर नहीं था, तो इनकी सिर्फ 3 लड़कियां थीं। जब अलीवर्दी खान की डेथ होने से पहले इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, एक दूसरी लड़की थी जिनका एक लड़का था शौकत जंग, और एक तीसरी लड़की थी जिनका एक लड़का था सिराज उद दौला। अब क्या होता है, अलीवर्दी खान सिराज उद दौला, उनकी तीसरी जो लड़की रहती सिराज उद दौला को अगला अपना सक्सेसर यानी अगला नवाब घोषित कर देते हैं। फिर इसके बाद सिराज उद दौला की जो नवाबी होती है वो शौकत जंग के द्वारा चैलेंज कर दी जाती है। अब जब शौकत जंग के द्वारा चैलेंज कर दी जाती है, तब इसमें घसीटी बेगम, शौकत जंग ये मिलकर, और इनमें एक राज वल्लभ और उनका लड़का कृष्ण वल्लभ भी रहते हैं, ये लोग मिलकर सिराज उद दौला के खिलाफ फिर लड़ाई लड़ने की तैयारी करते हैं। तो फिर ये दोनों मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की फिर तैयारी करने लगते हैं। फिर आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर इसके बाद ये लोग मनिहारी में लड़ते हैं, और मनिहारी में सिराजुद्दौला जो होती हैं उनकी जीत हो जाती है।
और जिनमें राजवल्लभ जो रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कृष्णवल्लभ ब्रिटिशर्स की शरण में, संरक्षण में यानी पैट्रोनेज में चले जाते हैं। इसके बाद कुछ कारण देखते हैं जिन कुछ एक बैटल ऑफ ये तो हो गई कुछ इवेंट्स जो थे जो पहले हुए थे अब प्लासी के। अब कुछ कारण देखते हैं जो ब्रिटिश बैटल ऑफ प्लासी के लिए दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होगा कि जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने फोर्ट विलियम्स पर अटैक कर दिया था, क्योंकि जब कृष्णवल्लभ को ब्रिटिशर्स ने, कृष्णवल्लभ जो था सिराजुद्दौला का एक दुश्मन ही हो गया था उस समय, क्योंकि उसने ही हमला किया था और मनिहारी पे वो लोग लड़े थे, इसी की वजह से। और इसके बाद जब कृष्णवल्लभ ने को ब्रिटिशर्स ने अपना संरक्षण में दे दिया था और जो ब्रिटिशर्स थे फिर वो दोबारा अपना बंगाल का फोर्टिफिकेशन की किलेबंदी शुरू कर दिए थे। तब इसके बाद सिराजुद्दौला को इन पे गुस्सा आया और इनसे नाराज़ हुए और इसके बाद इन्होंने फोर्ट विलियम्स पर 15 जून 1756 पर हमला कर दिया। ये भी एक मेन कारण हो सकता है बैटल ऑफ प्लासी का। और एक अगला कारण दिया जा सकता है, एक इवेंट ऑफ ब्लैक होल हुआ था। इवेंट ऑफ ब्लैक होल में क्या था कि 146 ब्रिटिशर्स को, 146 जो अंग्रेजी थे उनको एक कमरे में, छोटा सा कमरा था उसमें 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। उसमें कई लोग फिर मारे भी गए थे सिराजुद्दौला के द्वारा। ये जो है ये हॉलवेल के द्वारा बताया गया था, लेकिन एक सिराजुद्दौला के इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, उन्होंने इसके बारे में अपनी बुक में नहीं डिस्कस किया है। लेकिन हॉलवेल जो एक ब्रिटिशर थे उन्होंने इस घटना के बारे में बताया, इवेंट ऑफ ब्लैक होल के बारे में। अब एक और कारण है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कई अपने जो सिराजुद्दौला के जो सैनिक थे उनको और जो उनके ऑफिशियल्स थे उनको अपने घूस देकर, ब्राइब्स देकर, ग्राफ्ट्स देकर अपना खरीद लेते थे। तो जैसे मानिक चंद को जो एक देशद्रोह बन गया था, ट्रेटर बन गया था, इनको उन्होंने पैसा देकर, ब्राइब्स देकर, घूस देकर खरीद लिया था। और इसके बाद इन्होंने फिर कलकत्ता पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और ये सब कहानी है 2 जून 1757 की। और एक और कारण दिया जाता है कि जो नवाब के कई ऑफिशियल्स थे वही नवाब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने लगे थे। जैसे इनमें एक इनका आर्मी चीफ था मानिक चंद। मानिक चंद ने तो आर्मी में जब बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था तो वहाँ पे मौजूद था, लेकिन उसने लड़ाई तक नहीं लड़ी थी। और मीर जफ़र भी एक था, एक आमीन चंद था, एक रॉय दुर्लभ रॉय था और एक जगत सेठ, बहुत ही बड़ा सेठ था, ये भी थे एक जगत सेठ। इन्होंने भी सिराजुद्दौला के खिलाफ बहुत ही भयंकर कॉन्स्पिरेसी की थी। और एक और रीज़न दिया जाता है कि जो एक ब्रिटिशर्स थे, एक चंद्रनगर का फोर्ट था जो फ्रेंच का फोर्ट था, उस पर ब्रिटिशर्स हमला कर देते हैं। अब जब ब्रिटिशर्स उस पर हमला कर देते हैं तो सिराजुद्दौला को फिर इस पर फिर गुस्सा आता है। तो ये भी एक कारण दिया जाता है बैटल ऑफ प्लासी का। ठीक है, अब एक और कारण दिया जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चुंगी या दस्तक जो था, दस्तक चुंगी टैक्स होती है, इसको देने से ब्रिटिशर्स मना कर दिए थे। ये ब्रिटिशर जो थे चुंगी दस्तक टैक्स नहीं देते थे। अब बैटल का एक ग्राफ से देखते हैं तो ये इधर ब्रिटिश आर्मी है और इधर आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला की आर्मी में मीर जफ़र थे और इनके पास 50,000 सिपाही थे, और रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी में 32,000 सिपाही थे और रॉबर्ट क्लाइव इनका नेतृत्व करते थे। अब ये लड़ाई शुरू होती है 23 जून 1757 को। अब और ये 9 बजे शुरू होती है और 12 बजे तक सिराजुद्दौला लगभग जीतने ही वाले थे। लेकिन मीर जफ़र जो कि एक ट्रेटर था, देशद्रोह था, उन्होंने सिराजुद्दौला को सजेस्ट किया कि आपको कैपिटल वापस, कलकत्ता वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब जीतने वाले हैं तो हम आपको जिता देंगे। और जब सिराजुद्दौला वापस जाते हैं तो उसके बाद मीर जफ़र जो थे फिर वापस जाके ब्रिटिश आर्मी में मिल जाते हैं। तो इसके बाद से ये ब्रिटिशर्स ये वॉर हार जाते हैं, बैटल सिराजुद्दौला ये बैटल फिर हार जाते हैं। अब ये लोग जो आपको अभी हम बताया कि मीर जफ़र जो थे वो बैटल ग्राउंड में मौजूद तो थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई तक नहीं लड़ी थी। ठीक है,
और रॉय दुर्लभ रॉय ने भी यही किया था। रॉय दुर्लभ रॉय भी अब बैटल ग्राउंड में थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं। लेकिन एक मीर मदान थे और एक मोहन लाल थे, इन्होंने बड़े ही बहादुरी के साथ ब्रिटिशर्स का सामना किया। लेकिन जब मीर जफ़र ने सिराजुद्दौला को वापस जाने के लिए कह दिया, तो फिर इसके बाद मीर मदान और मोहन लाल को भी मार दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा अगला देखते हैं। तब इसके बाद ब्रिटिश आर्मी जीत जाती है और सिराजुद्दौला फिर हार जाते हैं। आइए कुछ बैटल ऑफ प्लासी के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, उन कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं। तो क्या क्या उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक क्या होता है ये भी देखते हैं। अब क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी एक डिसिसिव बैटल था, अब उसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स देखते हैं। अब जब नवाब ब्रिटिशर आर्मी से हार जाते हैं, तो नवाब का जो इन्फ्लुएंस था इंडियंस के ऊपर वो कम हो जाता है, और ये एक लगभग एक पपेट हो जाता है ब्रिटिशर्स के हैंड में। ये एक मेयर पपेट, एक खाली पपेट हो जाता है ब्रिटिशर्स के हाथ में। और मुगल्स का जो कमी थी वो एक्सपोज हो गई थी, क्योंकि मुगल्स की जो कमजोरी थी वो भी एक्सपोज हो गई थी, क्योंकि मुगल्स ने इस लड़ाई में अपना एक कोशिश भी नहीं की थी कि किसी की मदद की जाए। इन्होंने ना ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ना सिराजुद्दौला का साथ दिया था। तो इससे इनकी कमी भी एक उजागर होती है, क्योंकि ये लड़ाई में किसी अपना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। अब पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन भी बढ़ गई थी, कि ब्रिटिश की जो एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी थी वो भी बढ़ गई थी। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो, क्योंकि अब इनकी पॉसिबिलिटी क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि अब धीरे धीरे इनके कंटेंडर्स जो थे, विरोधी थे, वो ख़त्म होते जा रहे थे। अब जैसे डच के साथ इन्होंने बैटल ऑफ वेदरा 1759 में इन्होंने डच को भी हरा दिया था, और बैटल ऑफ वांडीफास जो हम थर्ड बैटल ऑफ कार्नाटिक देखे थे 1760 में, इन्होंने फ्रेंच को भी हरा दिया था। तो उसके बाद धीरे धीरे इनके कंटेंडर ख़त्म होते जा रहे थे, तो अब धीरे धीरे इनका जो एक्सपेंशन था वो धीरे धीरे इनका चांसेस बढ़ता जा रहा था, और अब कंपनी का मेन एम कोलोनाइजेशन हो गया था। अब कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट्स देखते हैं। अब जो उस समय बंगाल था वो एक बहुत ही प्रॉस्पेरस समृद्धशाली राज्य हुआ करता था, लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ बंगाल में कब्ज़ा कर लिए, तो इसके बाद फिर ये इसको लूट करना शुरू कर दिए थे, और इसके बाद कंपनी स्टार्टेड लूट करना शुरू कर दिए थे, और कंपनी ने मीर जफ़र को फिर वहाँ का नवाब बना दिया। और उसके बाद मीर जफ़र से उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट्स अलग अलग तरीके के उनसे लूटे। जैसे 3 करोड़ रुपए का इन्होंने एक गिफ्ट मांगा था जब ये लोग जीत गए थे, और इसके बाद अगले 8 सालों के भीतर कंपनी ने 15 करोड़ रुपए को इकट्ठा कर लिया था। अब इसी के बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो शुरू हो जाता है। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ जो था एक थ्योरी थी जिनको दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो गया था, अब मीर जफ़र जो था नवाब बन जाता है, ब्रिटिशर्स इनको नवाब बना देते हैं। अब कंपनी को जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल मिल जाता है। अब कंपनी को दस्तक से छूट भी मिल जाती है, और नवाब को जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंट प्रॉफिट कंपनी को देने लगती है। कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा एविडेंट प्रॉफिट होता है, क्योंकि नवाब जो है इनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स अलग अलग तरीके के देता है। अब जो कंपनी को जो रॉ मटेरियल खरीदने का एक्सपेंस था वो भी नवाब से ही वो लोग लेते थे, जो उनका खर्चा आता था वो भी वो लोग नवाब से ही लेते थे। फिर वही सामान ब्रिटिश में जाता था, वही बिकता था, फिर वही आके भारत में बेच के ब्रिटिशर्स दोहरा अपना मुनाफा कमाते थे। कंपनी बहुत ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल स्थापित कर ली थी, और अलग अलग ऑफिशियल्स को भी ये लोग अपॉइंट करने लगे थे। तो ये पूरा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में था। अगले वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ बक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद इस चैनल को, धन्यवाद।